नमस्कार दोस्तों, लोक सेवा परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी क्लास है करंट अफेयर से। आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। इसके बारे में मैं बता दूं, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। और यूपी पीसीएस तो ऐसा एग्जाम है, जब भी ये रिपोर्ट आती है हर 2 साल में, तो इसमें से क्वेश्चन जरूर रहता है। वैसे तो पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, लेकिन आईएएस में भी यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये यूपी वाले एग्जाम और आपका स्टेट पीसीएस कोई भी हो, चाहे एमपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई भी हो, सब में ये पूछा जाता है। तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें मैं बताऊंगा कि मेंस में किस तरीके से इसको आंसर राइटिंग में आप बेटर तरीके से लिख सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसके फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या है, ये हर 2 साल में निकाली जाती है, वन रिपोर्ट। ठीक है, एवरी 2 इयर्स में आती है। 2019 में भी आई थी और अब ये 2021 की आई है। ठीक है, देश के नवीन ये क्या करता है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देश के नवीनतम वन आवरण का मूल्यांकन प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है, ये फॉरेस्ट का मूल्यांकन प्रदान करता है, परिवर्तनों पर निगरानी करता है। जैसे कि कोई भी फॉरेस्ट एरिया में कोई भी परिवर्तन हो रहा है, वन ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है, कौन से वन है, क्या है, ये सब क्या करता है, उसकी निगरानी करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। वन वृक्ष संसाधनों का डाटाबेस विकसित करना, इसका क्या कार्य है, डाटा विकसित करना। ये डाटा भी क्या करता है, विकसित करता है। तस्वीरों का मतलब इमेज का यूज करके ये क्या करता है, एक मैप तैयार करता है, यानी मानचित्र बनाने का कार्य भी इसी का है। ठीक है, तो ये हमारे जरूरी चीजें। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये उद्देश्य हमने पढ़ा कि इस रिपोर्ट का क्या उद्देश्य है, ये सब इसका उद्देश्य है। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें क्या प्रमुख बातें हैं। तो हमारी प्रमुख बातों में क्या रहेगी, वन संसाधनों का डाटाबेस, वही अपना डाटाबेस तैयार करना। ठीक है, संकलन, भंडारण और प्रसार के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में ये कार्य करती है। क्या करती है, ये एक क्या है, नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं हम। यह रिपोर्ट भारत सरकार के, याद रखिएगा, यह रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एफएसआई, ठीक है, इसका द्विवार्षिक प्रकाशन करती है। ठीक है, अभी मैंने पीछे बताया। और देश के वन और वृक्ष संसाधनों का क्या करती है, ये आकलन करने का काम करती है, मतलब उसका डाटा कलेक्ट करती है, आकलन करती है। आगे हम पढ़ते हैं। पहला कब आया था, ये 1987 में फर्स्ट रिपोर्ट आई थी। और अभी 2021 में ये कौन सी रिपोर्ट है, ये हमारा 17वां संस्करण है, मतलब ये 17वीं रिपोर्ट है। तो ये जरूर क्वेश्चन में पूछ लेता है, फर्स्ट कब है और अभी लेटेस्ट में कौन सी रिपोर्ट आई है, तो ये याद रखिएगा। आगे हम पढ़ते हैं। रिपोर्ट भारत के जंगल में, मतलब कि ये बता रहा है कि रिपोर्ट कहाँ का काम करती है, इसका क्या कार्य है। ये क्या करती है, जंगल में वृक्षों का आवरण करना, मैग्रोव वन कितना क्षेत्र है, मैग्रोव वन जो है वो कितने बड़े हैं, कितने कम हुए हैं, ठीक है, उसका घनत्व कितना बड़ा है, ये सब जानकारियां कलेक्ट करता है। वन्य जीवों की बढ़ती संख्या, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, मतलब कि कार्बन स्टॉक क्या है भारत का, इसी रिपोर्ट के आधार पर ही तो पता लग रहा है। ठीक है, जंगलों में लगने वाली आग की निगरानी करना, बाघ आरक्षित क्षेत्रों में वनों का प्रसार आदि की जानकारी के बारे में ये क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। तो ये सब बातें कहाँ से हमें पता लगती है, वन रिपोर्ट से पता लगती है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके कुछ निष्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। वैसे निष्कर्ष मैंने लिख दिया है, बट निष्कर्ष भी लगा सकते हैं, या फिर अभी रिपोर्ट में जो निचोड़ निकला है पूरी रिपोर्ट में, यानी क्या क्या हमें पता लगा है एक फैक्ट के रूप में, क्या हमारे पास डाटा कलेक्ट हुआ है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। भारत का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र कितना है, 80.9 मिलियन हेक्टर। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो कुल देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है,
24.62%। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन में, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है इस तरह का डाटा, वैसे पीसीएस में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में, मतलब 2019 का अगर हम डाटा को लेकर चलते हैं, डाटा को कि 2019 और 20 में क्या अंतर है, उसमें बता दूं कि हमारे देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो ये भी आप लिख लेना, ये स्लाइड ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहां से भी इसको देख लेना। तो ये 2261 वर्ग किलोमीटर क्या हुआ है, इसमें इंक्रीजिंग हुई है, मतलब ये बढ़ोतरी हुई है। और इसमें वनावरण में कितनी हुई है, 1540 वर्ग किलोमीटर। वृक्षों से भरे क्षेत्र में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि खुले वन क्षेत्र में देखी गई है, इसके बाद ये घने वन क्षेत्र में देखी गई है। आगे हम बढ़ते हैं। वन क्षेत्र में वृद्धि प्रदर्शित करने वाले शीर्ष 3 राज्य, ये भी पूछ लेता है कि शीर्ष मतलब जो टॉप के जिन्होंने इंक्रीज किया है, मतलब वन क्षेत्र जिनका बड़ा है, वो कौन से राज्य हैं। तो हमारा पहला क्या है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो हम आंध्र प्रदेश है जिसमें कितना 647 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। उसके बाद क्या है, तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद कितना, उड़ीसा 537 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। ये क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्र है, वन क्षेत्र है। एमपी, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वन क्षेत्र है क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे ज्यादा कहां पर है, मध्य प्रदेश में। ये तो पूछता ही है क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं छूटने चाहिए। और उसके बाद कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, और फिर हमारा महाराष्ट्र। कम से कम आपको 3 तो पता होने चाहिए, सबसे कम 3 और सबसे ज्यादा 3, तो ये 3 तो आपको कम से कम पता होने चाहिए। उसके बाद क्योंकि कई बार है ना, इसकी सीरीज भी पूछ लेता है, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फिर यहाँ के आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। फर्स्ट तो आपको पता है, अब ना आपको थर्ड पता है, ना आपको सेकंड पता है। तो फर्स्ट और सेकंड पता हो और थर्ड पता हो, तो कम से कम इस तरह के क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होता है। जहाँ एक पढ़ेंगे तो एक और पढ़ लेते हैं, तो इसको स्किप नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों को। आगे हम बढ़ते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र में के प्रतिशत के रूप में, अब परसेंटेज की बात कर रहा है, आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन है, मतलब कि ये कुल भौगोलिक क्षेत्र की परसेंटेज के रूप में, मतलब कि किस क्षेत्र में कितने वन है उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग बता रहा है। सबसे ज्यादा कहाँ है, मिजोरम में, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, और फिर मेघालय में, फिर मणिपुर में, और फिर नागालैंड में। तो ये याद रखिएगा, ये आपको याद होना चाहिए कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग कहाँ पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। ये देखो, ये भूमि मतलब कि एक स्टेट की, जैसे कि मान लो एक स्टेट है, उसका ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, तो ये एरिया में कितने वृक्ष हैं, कितने पेड़ हैं, तो ये एरिया डिसाइड कर रहा है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अब एमपी तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के हिसाब से बता रहा है सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश है, क्योंकि वो क्षेत्रफल भी तो बड़ा है ना, तो सबसे ज्यादा वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। लेकिन ये स्टेट के क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि कहां पर सबसे ज्यादा है, अपना मिजोरम में, सबसे ज्यादा मिजोरम में। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये मैंने एक ग्राफ लगाया है, इसके हिसाब से हम पढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है, वर्ष 2019 के पश्चात वनावरण में वृद्धि और ह्रास से सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ है, आंध्रा में हुई है। सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, आंध्रा में हुई है, फिर तेलंगाना में, उड़ीसा में, और कर्नाटका में, झारखंड में। ठीक है, यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि, इसमें वृद्धि हुई है। और कहाँ पर कम हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में कम हुआ है वन क्षेत्र, मणिपुर में, फिर नागालैंड में, फिर मिजोरम में, और फिर मेघालय में। तो ये हमारा वनावरण
कम हुआ है और इसमें हमारा ज़्यादा हुआ है। तो ये याद रखिएगा, ये स्टेट आपको याद रखनी चाहिए। ये भी पीटी में पूछ लेता है या पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछ लेता है। आगे हम बढ़ते हैं। वन क्षेत्र और वन आवरण, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे हमारे 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वन है, जो मतलब कि 33% से अधिक जो क्षेत्र है, 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पे वन है, उसके बारे में केंद्र शासित राज्य में 5 है। ठीक है, तो ये बता रहा है 17 ऐसे राज्य हैं जिनमें 33% से अधिक है। लेकिन लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में कितने हैं? 75 से ज्यादा हैं, मतलब इसमें 75 से अधिक परसेंटेज वनों की है। आगे हम बढ़ते हैं। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिसमें मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादर नागर हवेली और दमन एंड द्वीप, असम, उड़ीसा वन क्षेत्र का 33 से 75 के बीच में है। मतलब ये वाले कौन से हैं? ये वाले कौन से जिनमें 75 अबव है, और ये कौन से जिसमें 75 से कम और 33% से ज्यादा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा अपने अगले टॉपिक की तरफ। मैग्रो वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्रो वन। तो मैग्रो वन के बारे में क्या बता रहा है ये? 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैग्रो वन का 17 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। याद रखिए, मैग्रो वन में भी क्या हुई है? इंक्रीजिंग हुई है, मतलब बड़ा है वन क्षेत्र। तो वर्तमान में कुल देश में कुल मैग्रो वन कितने हैं? 4,992। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। मैग्रो वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष 3 राज्य, मतलब अब मैग्रो वन में वृद्धि तो हुई है, लेकिन वो 3 राज्य कौन से जिसमें वृद्धि हुई है? उसमें उड़ीसा है एक, तो हमारा 8 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है हमारा महाराष्ट्र 4 वर्ग किलोमीटर, तीसरा हमारा है कर्नाटका 3 वर्ग किलोमीटर। आगे हम बढ़ते हैं। कार्बन स्टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंटरनेशनल जो भी टॉपिक है हमारे, उसमें रहता है ना कार्बन स्टॉक वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी बारे में हम बता रहे हैं कि देश में वनों का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। ठीक है, कितना होने का अनुमान है? 7,204 मिलियन टन। और वर्ष 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश का कार्बन स्टॉक कितना था? 79.4 मिलियन टन। ठीक है, वृद्धि हुई है, सॉरी, इसमें क्या हुआ है हमारा? 79.4 मिलियन कितना हुआ है हमारा? वृद्धि हुई है। और कार्बन स्टॉक में वृद्धि 39.7 मिलियन टन है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या हुआ है? जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उसमें क्या हुआ है? वन आवरण में लगभग 1020 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? गिरावट हुई है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं वो मैं बता दूं। अरुणाचल प्रदेश में गिरावट हुई है, मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय में। तो ये 2021 में क्या था, अभी 2021 में, और 2019 में क्या है, और कितनी हमारी गिरावट हुई है। तो ये हमें याद रखना चाहिए, कम से कम एक का तो हमें याद रखना चाहिए, अरुणाचल का, क्योंकि सबसे ज्यादा गिरावट इसी में हुई है। तो इसमें गिरावट हुई है ये 257 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, इसमें स्क्वायर यार्ड किलोमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। आगे हम बढ़ते हैं। गिरावट के कारण, मतलब गिरावट तो हुई है, लेकिन गिरावट तो हुई है भाई, लेकिन गिरावट के कारण क्या? वो कारण के बारे में मैं बता देता हूँ। देखो, कोई भी हो, गिरावट का मुख्य कारण क्या होता है? जैसे प्राकृतिक आपदाएं वगैरह जो भी आती है, उस कारण क्या होती है? गिरावट आती है। ठीक है, जैसे कि भाई कोई आपदा आ गई, कोई भी ट्रेजेडी जब आती है तो इस तरह की समस्या बन जाती है। जैसे कोई भी आपदा आएगी तो क्या होगा? वन क्षेत्र कम होगा। जैसे भूस्खलन हो गया, भारी बारिश आ गई,
ठीक है। एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर का आप सोच रहे होंगे एग्रीकल्चर कैसे हो सकता है। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, जैसे कि वन क्षेत्र को काट कर उसमें क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर एरिया बनाया जाता है, वहां पर खेती होती है, वन क्षेत्रों को, वनों को काट दिया जाता है। तो इस कारण भी क्या होता है, कमी आती है। अब ये क्या है, डेवलपमेंट, मतलब कि हम कोई भी विकास कार्य करते हैं, जैसे कि सड़क बनानी है, कोई मान लो हॉस्पिटल बनाना है, या कोई भी हम विकास की गतिविधि करते हैं, तो वन क्षेत्रों को काटना हमें पड़ता है। ठीक है। आगे पेड़ों की कटाई, तो ये सीधा सीधा हम इंडस्ट्रियल यूज के लिए, फर्नीचर यूज के लिए, या किसी भी तरह के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं। और जंगल की आग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जंगल की आग, क्योंकि इनमें धीरे धीरे प्रोसेस होता है, लेकिन ये क्या है, जंगल पूरा एरिया एकदम से जला देता है। और इसके जलने के साथ साथ और भी बड़े नुकसान होते हैं, जंगली जानवरों को नुकसान होता है। जैसे पेड़ कटाई करेंगे, जंगली जानवरों को इतना नुकसान नहीं है, आग लगने से वो भी झुलसेंगे और वो सारे कहाँ आएंगे, शहरों की तरफ भागेंगे। तो ये बहुत डेंजर सिचुएशन होती है। ठीक है। तो ये हमारा पूरी वन रिपोर्ट थी। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में मेंस में कैसे लिखते हैं। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे टैकल करेंगे। तो ये लाइन वाइज तो हर कोई लिख देता है, पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे अभी हमारी स्लाइड पे ये चल रहा था, ये क्या है, ये इस तरीके से कोई भी लिख देता है। लेकिन एक आंसर को एक बेटर व्यू देने के लिए हम किस तरीके से लिखेंगे, मान लो कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम एक ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा समय भी कम लगता है और हम क्वेश्चन को कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाते हैं। मतलब जो भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है तो बड़े अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाता है, उसको ये सब लाइनें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, बस एक ग्राफ में ही उसको पूरा आंसर का निचोड़ मिल जाए। तो हम कैसे करेंगे, मान लो कि हमें 4 पॉइंट बनाने हैं या हमें 6 पॉइंट बनाने हैं, मान लो हमें 6 पॉइंट बनाने हैं, तो 6 पॉइंट हम किस तरीके से बनाएंगे, मान लो कि हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये गोला हमने लिया एक ऐसे इस तरीके से बना दिया, यहाँ हमने लिख दिया वन रिपोर्ट। ठीक है। इस तरीके, ये थोड़ा मैं यूज कर रहा हूँ, इसमें थोड़ी अच्छी राइटिंग नहीं है, तो इस तरीके से हमने लिखा वन रिपोर्ट। तो वन रिपोर्ट में हम क्या करेंगे, जैसे कि फर्स्ट हमने यहाँ से उठा लिया, ऐसे एक गोला यहाँ मार दिया, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, क्या लिखेंगे हम, इसके उद्देश्य। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। सेकंड हमने क्या लिख दिया, इसके कार्य। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैं बता देता हूं, एक मिनट। जैसे हमने इसमें लिखा था ना, इसके उद्देश्य, जैसे कि द्विवार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। अब हमने ये तो हम इस तरीके से आंसर लिखेंगे, लेकिन हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें एक पॉइंट बना के क्या लिख सकते हैं, द्विवार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, तैयार करना, करना। में अच्छी राइटिंग नहीं आ रही है, आप समझ रहे होंगे। तो इसी तरीके से हम सेकंड पॉइंट लिख देंगे, इसी तरीके से हम थर्ड पॉइंट लिख देंगे। ऐसे कार्य में भी हम ऐसे करेंगे, 1 2 3 इस तरीके से हम लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या लेंगे, थर्ड, इसको भी हम क्या लिख देंगे, जैसे थर्ड लिख दिया हमने, तो इसमें हम जैसे हमने क्या लिखा, उद्देश्य लिखा, कार्य लिखे। अब रिपोर्ट के बारे में लिख देंगे, रिपोर्ट का निष्कर्ष, मान लो हमने लिख दिया रिपोर्ट का निष्कर्ष। रिपोर्ट का निष्कर्ष। अब इसमें निष्कर्ष में हमने 2-3 पॉइंट दे दिए। ठीक है। फिर ऐसे ही हमने एक और बना लिया। ठीक है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, जैसे कि वन आवरण क्षेत्र। ठीक है, वन आवरण क्षेत्र। ठीक है, इसमें ऐसे लिख दिया। अब इसमें हम एक और गोला ले लेंगे, इसमें हम क्या लिख देंगे, मैग्रो वन। ठीक है, इसमें हमने लिख दिया मैग्रो, मैग्रो क्षेत्र। इसमें भी हम एक पॉइंट दे देंगे। ठीक है, पॉइंट में जैसे हमने लिख दिया कि मैग्रो वन में क्या हुई है, वृद्धि हुई है।
ठीक है, वृद्धि हुई है। दूसरे पॉइंट में लिख दिया कहाँ वृद्धि हुई है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, कहाँ वृद्धि हुई है, हमारा उड़ीसा में वृद्धि हुई है। मान लो उड़ीसा में हमारी वृद्धि हुई 3, उड़ीसा में हमारी वृद्धि हुई 8 वर्ग किलोमीटर, 8 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको 8 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इसी में हमने क्या लिख दिया, अब सेकंड हमारा क्या है, कितने वर्ग किलोमीटर। दूसरे पे हमारा कौन था, हमारा था महाराष्ट्र था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, महाराष्ट्र में कितनी वृद्धि हुई है, महाराष्ट्र में हमारी हुई है 4 वर्ग किलोमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये लिखा मैग्रो। तो ऐसे ही हम अगला टॉपिक लिख लेंगे, क्या कि हास्य, मतलब कि कितना हमें कहाँ पर हमारी कमी हुई है। तो यहाँ हम लिखेंगे वन क्षेत्र में कमी। तो हम यहाँ लिख देंगे कहाँ कमी हुई है। ठीक है, कि वन क्षेत्र में कौन से एरिया में कमी हुई है। तो हमारी सबसे कमी कहाँ हुई थी, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल लिखेंगे, फिर हम मणिपुर लिखेंगे। ठीक है, फिर हम जो भी जहाँ जहाँ हमारी कमी हुई है वहां लिखेंगे। फिर हम यहाँ कर देंगे उपाय, दे देंगे उपाय, उपाय। ठीक है, हम उपाय दे देंगे या फिर हम बता देंगे किस किस कारणों में हमारी कमी हुई है। तो यहाँ हम बता देंगे कमी के कारण, कमी के कारण, कमी के कारण हम बता देंगे वही वन में आग लगना, ये लगना, वो लगना, ऐसे और वैसे। ठीक है, ये सब बता देंगे और फिर हम इसके उपाय भी दे देंगे कि हम सैटेलाइट से या ड्रोन की मदद से हम निगरानी करें कि जंगल में कहाँ आग लगी है, ताकि हम उसको जल्द से जल्द मिटा सकें। ठीक है, अगला लिख दिया हमने कि कम से कम लकड़ियों का व्यापारिक क्षेत्र में प्रयोग करें। ठीक है, तो ये सब टॉपिक लिख दिए हैं। ठीक है, वनों की कम से कम कटाई की जाए, अगर कटाई की भी जा रही है तो उससे कई गुना ज़्यादा पेड़ हम लगाएं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, ये मेंस में आप अपने आंसर को एक बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। और इसके बाद भी मान लो कि आपने ये एक ग्राफ बना दिया, ग्राफ बनाने के बाद भी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमसे बच जाती है। मान लो इस ग्राफ में नहीं आ पा रही है, कुछ चीज़ें हमसे बच गई हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट बना के यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कुछ लिख दिया, फिर सेकंड में हमने कुछ लिख दिया। पहली बात तो इतने हमारे पास शब्द ही नहीं होते हैं लिखने के लिए, मिनिमम 150, मैक्सिमम हमारे पास 250 वर्ड्स रहते हैं। तो इतने वर्ड्स में हम, मतलब इतने वर्ड्स में हम बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, सतत विकास क्या है, सतत विकास है कि कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक विकास करना, ये क्या है, सतत विकास। और यूपीएससी क्या है, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात को बता देना ही यूपीएससी है। अगर ये बात आपके दिमाग में आ गई तो समझ लेना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी एग्जाम में। हमें पता तो बहुत कुछ होता है और क्वेश्चन भी हमारा ऐसा होता है जिसमें सब कुछ पूछा होता है। मतलब ज्योग्राफी का तो ऐसे क्वेश्चन आप पूछते हैं कि पूरा ब्रह्मांड उसमें आ जाए। ठीक है, लेकिन हमें क्या, कम से कम शब्दों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात बतानी होती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना आंसर लिख सकते हैं। तो और भी बता देता हूँ मैं किस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो हमारा हो गया, अब मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि कोई जैसे वन ईयर रिपोर्ट है, अभी ये हमने ऐसे पढ़ा, तो इसको हमें ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो कि हमारे पास पॉइंट्स हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे ये है तो हम पहली रिपोर्ट ये बना देंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, पहला हमने यहाँ लिख दिया और दूसरा हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको बना देंगे, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ हम सेकंड लिख देंगे और यहाँ हम ऐसे बना के हम इसको क्या लिख देंगे, थर्ड पॉइंट लिख देंगे। और यहाँ हम इसको लिख देंगे फोर्थ पॉइंट। ठीक है, यहाँ हम फोर्थ पॉइंट लिख देंगे, यहाँ हम लिख देंगे फिफ्थ पॉइंट लिख देंगे और यहाँ हम क्या करेंगे, सिक्स्थ पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने आंसर को बेहतर लिख सकते हैं। तो ये हमारा मेंस का एक तरीका है आंसर लिखने का। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है
तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियो आती रहेगी। आपका धन्यवाद।